गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका। आज हम लोग काल तथा पक्ष की नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर सुनेंगे। ऑनलाइन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था काल तथा पक्ष, जिसमें हम लोगों ने काल के विषय में पढ़ा कि काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के 3 भेद हम लोगों ने पढ़ा था, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो समय चल रहा है, जो समय आपका चल रहा है वो आपका वर्तमान काल होता है। उसका जो प्रत्यय, जो एक शब्द होता है लास्ट में लगता है, हो, हूँ, है, ये वर्तमान काल को बताता है। उसके बाद वर्तमान काल के 3 भेद थे, उसको भी हम लोगों ने पढ़ा। अब उसके बाद हम उसका काल का दूसरा भेद पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं भूतकाल। भूतकाल के 6 अंग होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है आसन्न भूतकाल, तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल, चौथा होता है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा होता है संदिग्ध भूतकाल और छठवां होता है हेतु मध्य भूतकाल। अब इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि इस 6 भेद जो हैं भूतकाल के, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है सामान्य भूतकाल। ये हम लोगों ने वर्तमान काल में भी पढ़ा है कि सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में हम लोगों ने पढ़ा था जो समय आसानी से जो हो जाता है उसको हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसको हम भूतकाल में पढ़ेंगे। भूतकाल में क्या आपकी किताब में दिया है कि सामान्य भूतकाल, जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में होती है, जिससे कोई भी बाधाएं या कोई भी संदेह न हो, जब क्रिया सामान्य रूप से आसानी से भूतकाल में होती है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे प्रधानाचार्य ने पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रधानाचार्य ने पुस्तक प्रदर्शनी का क्या किया? उद्घाटन किया। यहाँ पे कोई बाधाएं, कोई शंका नहीं है। प्रधानाचार्य ने पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। दूसरा है भारत ने कहानी की किताब पढ़ी। भारत ने कहानी की किताब पढ़ी। तीसरा उदाहरण है कृष्ण ने कंस को मारा। ये आपके सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। परिभाषा है जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में होती है, जो समय बीत गया हो, जो समय बीत गया है वो भूतकाल कहलाता है। जो समय बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। तो कह रहे हैं कि जब क्रियाएं सामान्य रूप से भूतकाल में होती हैं तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरा है आसन्न भूतकाल। दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल इसे कहते हैं। आसन्न का अर्थ होता है अभी या निकट। आसन्न का अर्थ होता है अभी या निकट। कार्य के जिस रूप से यह पता चले कि काम निकट, समय या तुरंत पूरा हुआ है। निकट परिभाषा था आसन्न का, अभी या निकट। तो कह रहा है कि कार्य के जिस रूप से यह पता चले कि काम निकट, समय में या तुरंत पूरा हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे रमन जा चुका है। रमन जा चुका है। छात्र कक्षा से निकले हैं। नेहा सो चुकी है। यानी ये बीता हुआ कर्म है। तीसरा है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में वो भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं कहानी लिखती थी। मैंने कहानी लिखी थी। मैंने कहानी लिखी थी। बस जा चुकी थी। बस जो थी वो क्या थी? जा चुकी थी। ये पूर्ण हो चुका था कि मैंने कहानी लिख चुकी थी और जो बस थी वो जा चुकी थी। उसने पुस्तक खरीदी थी। मतलब ये निश्चित है कि उसने कोई चीज़ खरीदी थी। चौथा है अपूर्ण भूतकाल।
अपूर्ण भूतकाल मीन्स होता है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी उसकी समाप्ति नहीं हुई है। पूर्ण भूतकाल में ये था कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वो कार्य क्या है, हो चुका है, वो भूतकाल में हो, वो उसे भूतकाल कहते हैं। और अपूर्ण भूतकाल में क्या है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी उसकी समाप्ति नहीं हुई है, उसे हम अपूर्ण भूत मतलब कोई कार्य अपूर्ण, लोग कहते हैं कि ये कार्य अपूर्ण हो गया मतलब पूरा नहीं हुआ है, उसे हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। जैसे लड़के खेल रहे थे, परीक्षा चल रही थी, परीक्षाएं जो हैं वो चल रही हैं, रुकी नहीं है ना ही समाप्त हुई है, चल रही थी और जो बच्चे थे वो खेल रहे थे। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, जहाँ पे शंका संशय होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरे होने में संदेह हो, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने का संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मनोज आया होगा, निश्चित नहीं है कि मनोज आया है कि नहीं आया, उसमें संदेह है। छात्रावास में छात्र सो गए होंगे, जो छात्रावास है जिसको हम हॉस्टल बोलते हैं, तो वो कहा जा रहा है कि छात्रावास में छात्र सो गए होंगे, निश्चित नहीं है कि वो जगे हैं या सो गए हैं। छठवां है हेतु हेतु मत भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल, जिस क्रियापदों में इस बात का पता चले कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हुई है होती है, किंतु जिस क्रियापदों से इस बात का पता चले कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी, क्रिया भूतकाल में बीते हुए काल में संपन्न हो सकती थी किंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी। ये कोई कार्य था, ये पता चलता है कि वो भूतकाल में संपन्न हो सकती थी लेकिन किसी कारणवश वो कार्य नहीं हो सका, उसे कहते हैं हेतु। मतलब कोई लोग कहते हैं कि मेरा काम होते होते रुक गया, मेरा काम होते होते रुक गया, उसी को कहते हैं हेतु हेतु मत काल। कोई कार्य ऐसा था कि जो हो सकता था लेकिन किसी कारणवश वो कार्य नहीं हुआ, उसे हम कहते हैं हेतु हेतु मत काल। जैसे अगर नीतू पढ़ती तो अवश्य पास हो जाती, कहा जाता है कि अगर आप मेहनत करते, अगर आप थोड़ा और मेहनत कर लिए होते तो आप अपने क्लास में फर्स्ट आ गए होते। फिर लोग कहते हैं थोड़ा और मेहनत किए होते तो पूरे स्कूल में टॉप किए होते। तो वही कोई कार्य हो सकती थी लेकिन कोई कारण ऐसा हो गया कि वो कार्य नहीं हो सका। यदि वर्षा होती तो फसल हो, लोग कहते हैं अगर इस साल बारिश हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती। अब हम काल का तीसरा रूप पढ़ेंगे भविष्यत काल, जो आने वाला समय होता है। वर्तमान काल पढ़ लिया, भूतकाल पढ़ लिया, भूतकाल के अंतर्गत 6 वेद आते हैं उसको पढ़ लिए हम। अब हम लास्ट पढ़ेंगे भविष्यत काल। भविष्यत काल किसे कहते हैं? भविष्य में होने वाले क्रिया व्यापार की सूचना देने वाले काल को भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल का सूचक चिन्ह जो प्रत्यय जो शब्दों के बाद में लगता है, गा गे गी गी, गा गे गी गी, ये भविष्यत काल के प्रत्यय हैं जो आने वाले समय को बताता है। मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, वह शादी में नहीं आएगी, आप मेरे यहाँ कब आएंगे और वह तुम्हें रुपए नहीं देगा। मतलब भविष्यत काल के चिन्ह है गा गे गी गी। भविष्यत काल के 2 भेद हैं, भविष्यत काल के भी 2 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध होता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे मोहन घर जाएगा, विद्यालय बंद रहेगा। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है।
संभाव भविष्यकाल मीन्स होता है क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव भविष्यकाल कहते हैं। जैसे दादी शायद कल खिलौने लाए, दादी शायद कल खिलौने लाए, यानी ये संभव है कि दादी जो है वो कल खिलौने लेके लाएंगे। शायद पिताजी रसगुल्ले लाएं, शायद पड़ोसी से समझौता हो जाए। हम लोग काल के तीनों रूप को पढ़ चुके हैं। अब आपके बुक में है पक्ष। पक्ष किसे कहते हैं तो इसको भी जान लो। क्रिया के घटित होने से हमें क्रिया के काल का पता चलता है। जब कोई कार्य करते हैं और कुछ घटित होता है तो पता चलता है कि वो वर्तमान काल है या भूतकाल था या भविष्यत काल है। तो कह रहा है कि क्रिया के घटित होने से हमें क्रिया के काल का पता चलता है। पर ध्यान रखिए, जब कोई भी क्रिया घटित होती है वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है। कोई भी घटना अगर हमारे जीवन में घटती है तो वो कुछ न कुछ समय जरूर लेती है। कोई भी घटनाएं घटती हैं तो वो समय, बिना समय की कोई क्रियाएं नहीं होती है। जैसे बच्चा ताली बजाता है, वाक्य में ताली बजाने की क्रिया प्रारंभ हो चुकी है। बच्चा ताली बजा रहा है तो ताली बजाने की क्रिया प्रारंभ हो चुकी है और हो सकता है इसमें एक क्षण का समय लगे, जबकि बच्चा रो रहा है, वाक्य में रोने की क्रिया में हो सकता है 1 घंटा लगे। ताली बजाने में क्षण भर का समय लग सकता है, लेकिन एक बच्चा जब रो रहा है और रोना एक क्रिया है तो हो सकता है वो बच्चा लगातार 1 घंटे रोए, आधा घंटा रोए। लेकिन ताली बजाने में क्षण भर का समय, ताली बजा के क्षण भर में लोग रोक देते हैं, लेकिन बच्चा जब रोता है तो थोड़ा समय लेता है। कहने का अर्थ यही है कि यदि कोई क्रिया शुरू हो जाती है, कहने का अर्थ ये है कि जब कोई क्रिया शुरू हो जाती है तो कुछ न कुछ समय अवश्य, हम कोई भी कार्य करते हैं तो समय जरूर लगता है। कोई क्षण भर के लिए होता है, कोई 1 मिनट के लिए होता है, कोई आधे घंटे के लिए, लेकिन समय हम अवश्य लेते हैं। किसी क्रिया के शुरू होने से लेकर पूरा होने तक की अवधि के दौरान हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे घटित हुई है। इसका पक्ष का उदाहरण है सहायक क्रिया के वे अंश। सहायक क्रिया हम लोग ने पढ़ा था कि क्रिया मतलब एक क्रिया होती है, कोई वाक्य है और जो उसका में जो अंश होता है, में जो मुख्य अंश होता है, जैसे लिख रहा है तो लिख रहा है या लिख रही है तो लिख क्रिया है, और जो बचा हुआ है उसको हम सहायक क्रिया कह रहे हैं। तो वही परिभाषा बता रहा है कि सहायक क्रिया के वे अंश प्रत्यय जो शब्दों के बाद में लगते हैं, जो यह सूचना देती है कि क्रिया कैसे घटित हुई है, उसी को हम कहते हैं पक्ष सूचक अंश कहलाते हैं। पक्ष में से हमें पूर्ण क्रिया की पूर्णता, अपूर्णता या निरंतरता आदि की सूचना मिलती है। हिंदी में प्रमुख पक्ष 3 हैं। कौन सा? आवृत्त मूलक पक्ष या नित्य पक्ष। आवृत्त किसे कहते हैं? आवृत्त का अर्थ होता है किसी कार्य का बार बार होना। आवृत्त का अर्थ होता है किसी कार्य का बार बार होना, और नित्य का भी लगभग यही अर्थ होता है कि बार बार या रोजाना होना। सहायक क्रिया का यह अंश जो क्रिया के बार बार होने या नित्य होने की सूचना देता है, आवृत्ति मूलक पक्ष का अंश कहा जाता है। हिंदी में आवृत्ति मूलक पक्ष का सूचक चिन्ह प्रत्यय है तो, जैसे मैं पढ़ता हूँ, इसका आवृत्ति का जो प्रत्यय है, जो शब्द है वो त है, जैसे मैं पढ़ता हूँ। वाक्य का अर्थ यह नहीं है कि मैं एक बार पढ़ा कर रुक जाता हूँ, बल्कि इसका अर्थ ये है कि पढ़ाने का कार्य निरंतर बार बार करता हूँ। ये नहीं है कि एक बार मैं पढ़ा के रुक गया। आप जब पूछोगे और जब मुझे पढ़ाना होगा तब पढ़ने का कार्य निरंतर बार बार होता रहता है। उदाहरण, वह गीत गाता है, माताजी भोजन बनाती हैं, हम फिल्म देखते हैं, सूरज पश्चिम से डूबता है।
ये सभी वाक्य वर्तमान काल आवृत्तिमूलक पक्ष है। आवृत्तिमूलक पक्ष या नित्य पक्ष वर्तमान काल का तथा भूतकाल दोनों में होता है। जैसे मैं पढ़ता था, इस वाक्य का अभी का भी है मूल की भूतकाल का वाक्य होने के कारण पढ़ाने की क्रिया अब समाप्त हो चुकी है। अब नहीं पढ़ाता, लेकिन तब प्रत्यय बता रहा है कि जब तक पढ़ाया, बार बार पढ़ाया, नित्य पढ़ाया। अन्य उदाहरण ये हैं कि हम फिल्म देखते थे, वह शाम को टहलने जाता था। तो आज हम लोगों ने वीडियो में जो लेक्चर पढ़ा और इसी के द्वारा कुछ नोट्स आपको PDF के द्वारा भेजे जाएंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा और लेक्चर को सुनिएगा। फिर जब आपके क्लासेस चढ़ेंगे तो इस चैप्टर को फिर क्लास में हम एक बार दोबारा पढ़ा देंगे। थैंक यू।